देखिए अभी एक हमारे पास क्वेश्चन है, दृष्टिडिक या स्थान प्रत्यक्षण में गति विहीन एक नेत्रीय सिद्धांतों का के महत्व का वर्णन करें। गति विहीन एक नेत्रीय सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले हम एक नेत्रीय सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। एक नेत्रीय सिद्धांत उन संकेतों को कहा गया है जिन्हें एक ही आंख द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण अपना एक आंख खो दिया है तो अपने एक आंख द्वारा बचे हुए अपने उन संकेतों को देख सकता है, ग्रहण कर सकता है और उससे वस्तुओं की दूरी, गहराई, सघनता आदि का ज्ञान हो सकता है। एक नेत्रीय संकेतों को चित्रीय संकेत भी कहा जाता है। एक नेत्रीय संकेत को व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। अतः एक नेत्रीय संकेत सीखा गया संकेत होता है, न कि जन्मजात संकेत। एक नेत्रीय संकेत दो तरह के होते हैं, वैसे एक नेत्रीय संकेत जिनमें गति सम्मिलित नहीं होता है तथा वैसे भी नेत्रीय संकेत जिनमें गति सम्मिलित होता है। हस्तक्षेप या आच्छादन जिसमें सम्मिलित नहीं होता है का वर्णन। प्रमुख एक नेत्रीय संकेत जिसमें गति सम्मिलित नहीं होता है, यानी कि गति विहीन संकेत काम आइए और इसका महत्व देखते हैं। पहला है हस्तक्षेप या आच्छादन। जब वस्तुएं एक सिद्ध में होती है तथा साथ ही साथ जब वे अपारदर्शी होते हैं तो आगे की वस्तु पीछे की वस्तु या हिस्से के भाग को प्रायः छिपा लेती है। इसे ही हस्तक्षेप का संकेत कहा जाता है। जब आगे की वस्तु पीछे की वस्तु को छिपा लेती है तो व्यक्ति पीछे की वस्तु को अधिक दूर दिख पड़ता है। आगे की वस्तु जिसका वह पूरा भाग देख रहा है काफ़ी नज़दीक मालूम पड़ता है, जैसा कि चित्र में देखने को मिल रहा है। चित्र में एक वृत्त है जो अंशतः एक त्रिभुज को ढके हुए है। इस चित्र में वर्ग अधिक दूरी पर दिखलाई दे रहा है तथा वृत्त तुलनात्मक नज़दीक दिखाई दे रहा है। त्रिभुज की दूरी वृत्त से अधिक परंतु वर्ग में कम दिखलाई दे रहा है। इन सब का प्रधान कारण हस्तक्षेप संकेत। ध्यान रहे, हस्तक्षेप संकेत द्वारा वस्तुओं की दूरी तथा गहराई का भी ध्यान हो सकता है। दूसरा है दृष्टिपटलीय प्रतिबिंब का आकार। जब कोई वस्तु व्यक्ति के नज़दीक होता है तो दृष्टिपटल या अक्षीय पटल बनने पर इसके प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। फलस्वरूप वस्तु का आकार भी बड़ा होता है। उदाहरण के लिए उड़ रहे हवाई जहाज़ पर ध्यान दें। हम पाते हैं जैसे जैसे हवाई जहाज़ नज़दीक आता है उसका दृष्टिपटलीय प्रतिबिंब बड़ा होते जाता है। फलस्वरूप हवाई जहाज़ आकार में पहले की अपेक्षा बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक उसके विपरीत जैसे जैसे हवाई जहाज़ हमसे दूर होता जाता है उसका दृष्टिपटलीय प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। फलस्वरूप उस हवाई जहाज़ का आकार भी छोटा दिखलाई देने लगता है। अत्यधिक दूर चले जाने पर मात्र डब्बा के समान दिखलाई वो देता है और अंत में हमारे नज़रों के सामने से ही वो ओझल हो जाता है। तीसरा है रेखीय परिदृश्य। रेखीय परिदृश्य के बारे में परिभाषित करते हुए बताया गया है, रेखीय परिदृश्य का तात्पर्य उस घटना से है जो समानांतर रेखाएं जैसे जैसे दूर होते जाती है वैसे वैसे आपस में अभिमुख होते जाती है। जब दो समानांतर रेखाएं आगे की ओर क्षितिज की ओर बढ़ने पर एक दूसरे से सटी हुई नजर आती है तो इससे हमें दूरी एवं गहराई का प्रत्यक्षण होता है तथा इस संकेत में रेखीय परिदृश्य कहा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण रेलवे की दो पटरियों को देखने से प्राप्त होता है। अगर हम रेल की पटरियों के बीच खड़ा होकर देखें तो पाएंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे एक दूसरे से नज़दीक होते मालूम चलती और अधिकतम दूरी यानी क्षितिज पर ऐसा महसूस होता है ये दोनों पटरियाँ बिल्कुल एक दूसरे से सट गईं। चौथा है गठन प्रवणता। गठन प्रवणता एक ऐसा संकेत है जिसमें रेखीय परिदृश्य का आकार दोनों तरह के संकेत सम्मिलित होते हैं। गठन से तात्पर्य वस्तु के उसके आकार साइज में क्रमिक परिवर्तन से होता है। गिब्सन ने गठन के प्रवणता के संकेत पर प्रयोग करके बतलाया, जब किसी वस्तु में गठन के तत्वों का आकार छोटा होता है तो वे काफ़ी सघन होते हैं। वे इससे व्यक्ति को दूरी का प्रत्यक्षण होता है। पांचवा है छाया। छाया को एक नेत्रीय संकेत माना गया है। इसके आधार पर हमें गहराई तथा दूरी का प्रत्यक्षण होता है। छाया संकेत की पूर्व कल्पना यह होती है कि रोशनी वस्तु के ऊपर आ रही है। इस कल्पना को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है जब वस्तु छाया दूसरे पर पड़ती है तो देखने वाले व्यक्ति को
दूसरे वस्तु की दूरी पहले वस्तु की अपेक्षा अधिक मालूम पड़ती है। किसी वस्तु को आगे से पीछे बनने वाले छाया से पता चलता है वह कितनी दूरी पर है। सच्चाई यह है कि छाया संकेत द्वारा वस्तुओं की चमक में थोड़ा विभेद या अंतर हो जाता है, जिससे दूरी एवं गहराई का पर्यवेक्षण होता है। उसके बाद है सापेक्ष चमकीलापन। अंधेरे में कई वस्तुओं को जिनमें चमकीलापन का स्तर असमान होता है देखते हैं कि अधिक चमकीली वस्तु हमें नज़दीक तथा कम चमकीली वस्तु दूर दिखाई देती है। इकहेटरसन ने प्रयोग करके साबित कर दिया कि इन्होंने प्रायोजिक को एक पूर्ण रूपेण अंधेरे कमरे में दो समान दूरी पर रोशनी दिखलाई। एक रोशनी दूसरी रोशनी की अपेक्षा चमकीलापन अधिक था। परिणाम में देखा प्रायोजन ने अधिक चमकीले रोशनी को नज़दीक तथा कम चमकीले रोशनी को अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होने का प्रत्यक्षण किया। उसके बाद गतिबोधक गहराई संकेत। इस संकेत का संबंध वस्तुओं या उद्दीपकों के गति से है, न कि प्रत्यक्षणकर्ता के गति से है। किसी वस्तु स्थिर अवस्था में वह चपटा दिखलाई देता है, परंतु जब उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, वो घूमने लगता है, तो गहराई एवं दूरी का प्रत्यक्षण होने लगता है। और अंतिम है गति। वस्तुओं में गति का प्रत्यक्षण होने के कारण हमें दूरी की गहराई का ज्ञान होता है। यह संकेत लंबन भी कहा जाता है। इससे उदाहरण चलती हुई रेलगाड़ी की खिड़की के दरवाजे के बाहर की ओर देखने पर मिलता है। चलती रेलगाड़ी से बाहर देखने पर लगता है नज़दीक के पेड़ पौधे मकान आदि विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। प्रतीत होता है जैसे दूर के पेड़ पौधे मकान उसी दिशा में चलते परिवर्तित हो रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह होती है कि न तो नज़दीक के पेड़ पौधे पहाड़ आदि भाग रहे हैं या चल रहे हैं, न तो दूर की वस्तु। जब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है तो उससे वस्तुओं की दूरी तथा नज़दीकी का स्पष्ट प्रत्यक्षण हो जाता है। और ऐसा ही आप रात में भी देखते होंगे, जब ऊपर चांद बादल के समय, आजकल का मौसम ही है बादल वाला, तो जब आप ऊपर देखेंगे तो बादल आसमान में, तो जब ऊपर बादल में देखते हैं तो फिर वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब ऊपर बादल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब बादल चल रहे हैं और चांद उगा हुआ निकला हो, तो लगता है कि चांद चल रहा है, बादल स्थिर है। जबकि रियलिटी है कि केवल बादल चल रहे हैं, हम भी स्थिर हैं, चांद भी स्थिर है। जबकि बादल चलता है लेकिन हमें दिखाई देता है कि चांद चल रहा है।